हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सर्च पॉइंट। मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंक में। दोस्तों, इस वीडियो के अंक में हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो के अंक में हमने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान और खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में देख लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना यह अंक। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में उत्तर भारत से भिन्न नीति अपनाई थी। जबकि उत्तर भारत के राज्यों को सीधे अपने अधीन किया था, लेकिन दक्षिण भारत में विजय तो प्राप्त की, लेकिन वहाँ के जो राज्य थे उनको अपने अधीन नहीं किया, बल्कि वहाँ के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार कराई और साथ ही जो है टैक्स वसूलता था। वहाँ पर एक टैक्स लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण भारत के अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी का जो नेतृत्व किया है वो किया है मलिक काफूर ने। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किसने किया था, तो मलिक काफूर ने। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था कि गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मलिक काफूर को गुजरात से जो है 1000 दिनारी में खरीदा था, जिस कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो मलिक काफूर को। एक योग्य सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। दोस्तों, अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के जैसे मैंने बताया था कि दक्षिण भारत के अभियान में जो है साम्राज्य में विलय नहीं किया, बल्कि उनको अपने अधीन किया है। ठीक है दोस्तों, और पहला जो अभियान किया है दक्षिण भारत पर वो किया है देवगिरी महाराष्ट्र पर। हमने देखा था कि जलालुद्दीन के टाइम में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर पहला आक्रमण किया था, और वहाँ पर जो वंश चल रहा था यादव वंश, और उसका शासक था रामचंद्र देव। उसके विरुद्ध जो है देवगिरी ने पहली बार आक्रमण किया और रामचंद्र को परास्त कर अपार धन लूट लिया था, और जिसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर स्वयं को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान घोषित कर दिया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर लगभग 3 बार आक्रमण किया है, और पहला आक्रमण है 1296 ईस्वी में, और दूसरा जो आक्रमण किया है वो किया है 1307 ईस्वी में, और अंतिम जो आक्रमण किया है तीसरा वो किया है 1313 ईस्वी में। और इस समय यहाँ का शासक था शंकर देव। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या था कि 1307 के बाद जो है देवगिरी के शासक जो है शंकर देव ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः जो है 1313 ईस्वी में मलिक काफूर को देवगिरी के अभियान के लिए भेज दिया था, जहां पर शंकर देव की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारत अभियान के किस शासक को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस शासक को जो है राय रायना की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो किया था रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दक्षिण भारत के जो देवगिरी शासक यादव वंश के जो रामचंद्र देव थे उसको एक उपाधि दी थी राय रायना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये राय रायना की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के किस शासक को उपाधि दी थी, तो वो दी थी रामचंद्र देव को। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा अभियान रहा है दक्षिण भारत पर वो किया गया है इसने वारंगल पर, तेलंगाना के वारंगल पर, और उस समय वहाँ पर जो वंश चल रहा था काकतीय वंश, और उसका शासक था प्रताप रुद्रदेव, और यह आक्रमण किया था 1309 ईस्वी में। आप यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं 1309 ईस्वी में। हाँ ठीक है दोस्तों, काकतीय वंश के शासक जो है प्रताप रुद्र देव की जो राजधानी तेलंगाना थी उसको परास्त करके जो है अधिक धन लूट लिया था। साथ ही दोस्तों काकतीय राजा जो प्रताप रुद्र देव थे उसने मलिक काफूर को 100 हाथी, 3000 घोड़े और अधिक मात्रा में जो है जो कीमती चीज़ें थी वो वस्तुएं वो भेंट दी थी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो तीसरा आक्रमण किया था वो किया था द्वार समुद्र पर, आंध्र प्रदेश के द्वार समुद्र पर, और यहाँ पर किया था 1310 ईस्वी में आक्रमण इन्होंने। और इस समय यहाँ पर जो शासन चल रहा था वंश चल रहा था होयसल वंश, और उसके शासक थे वल्ललाल थर्ड। ठीक है दोस्तों, वल्ललाल थर्ड इसे भी परास्त कर अपनी अधीनता स्वीकार कराई थी। और अंतिम जो दक्षिण भारत पर अभियान किया था वो किया था मदुरै पर। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरै पर, और यहाँ पर जो वंश चला था पांडे वंश, यहाँ का शासक था सुंदर पांडे, और यहाँ दक्षिण भारत का सबसे जो है शक्तिशाली वंश इस समय यही था पांडे वंश। ठीक है दोस्तों, इस समय जो है पांडे वंश में कुछ घरेलू विवाद चल रहा था, जिस कारण मलिक काफूर ने इसका फायदा उठाकर जो है मदुरै के पांडे वंश पर आक्रमण कर दिया और इन्हें परास्त कर दिया। हालांकि इन्होंने जो है यहाँ पर इन्हें परास्त तो किया, लेकिन इनको जो है अपनी अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहे, और एकमात्र दक्षिण का ऐसा राज्य था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत के किस राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो वो थी पांडे वंश के सुंदर पांडे ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अलाउद्दीन
खिलजी पांड्य वंश को अपने अधीन नहीं कर पाया था। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है किस वंश दक्षिण भारत के किस वंश को अपने अधीन नहीं कर पाया था, तो वो क्या था, मद्री वंश के पांड्य वंश के सुंदर पांडे को। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इनके सैन्य सुधार। दोस्तों सैन्य सुधार की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है सर्वाधिक 12 बार मंगोल आक्रमण हुआ है, और मंगोल आक्रमण के दौरान इसका एक सेनापति था जफर खां, वह भी मारा गया था। महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मंगोलों पर भी आक्रमण किया था, मंगोल पर आक्रमण किया है, और इस आक्रमण में उसके जो सेनापति थे वो थे जफर खां, उलुग खां, अल्प खां, गाजी मलिक और आपका मलिक कफूर और स्वयं अलाउद्दीन खिलजी। इन सभी ने जो है मंगोल पर आक्रमण किया है। ठीक है, सेनापति जो थे ये सब थे इनके सेनापति, और इसी दौरान जो है मंगोल आक्रमण के दौरान जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति था जफर खां, ये मारा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए जो है एक स्थायी सेना का गठन किया था, और जिसके अंतर्गत इसने एक विभाग बनाया था दीवान ए आरिज। यह एक सैन्य विभाग था। ठीक है, सैन्य विभाग था, और इस विभाग के अंतर्गत जो है दाग प्रथा, चेहरा प्रथा का गठन किया गया, और साथ ही इसने जो है स्थायी सेना के अंतर्गत जो है नगद वेतन देना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, इस विभाग के अंतर्गत तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इक्ता प्रथा के स्थान पर केंद्र में नगद वाली स्थायी सेना का गठन किसने किया था, तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद सेना वाली स्थायी सेना का गठन कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों, जबकि इक्ता प्रथा का जो गठन किया था वो किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने सेना में दाग व चेहरा प्रथा की परंपरा को लागू किया था, तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली। दोस्तों अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली की। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली इतिहास में प्रसिद्ध है, और इसके तहत इसने कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराई, यानी कि वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए, और ऐसा करने वाला यह पहला शासक रहा जिसने वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए हैं। और इसके पीछे जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो जनकल्याण की भावना नहीं थी, जनकल्याण की भावना छुपी हुई नहीं थी, बल्कि ऐसा इसने सेना के उद्देश्य से किया ताकि सैनिकों को कम वेतन देकर भी जो है सस्ते मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करा सके। और इसकी जो बाजार व्यवस्था थी वो 3 भागों में विभाजित थी। पहली जो बाजार व्यवस्था की बात करें तो पहला था बाजार ए गल्ला मंडी, जहां पर अनाजों का बाजार था, और दूसरा था सराय ए अदल, जहां पर जो है कपड़ा तथा विनिर्मित वस्तु का बाजार था, और तीसरा जो था वो था दास दासियों और मवेशियों का बाजार, जहां पर दास दासी और मवेशियों का खरीदा और बेचा जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा, और दोस्तों एक बात और, इनकी जो बाजार अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो केवल मात्र दिल्ली पर ही लागू थी। ठीक है, अन्य जगह लागू नहीं थी। तो और इसी जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सफल संचालन बनाने के लिए, सफल मतलब बनाने के लिए इसने एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी, और जिसके तहत इसने दीवान ए रियासत नामक एक विभाग बनाया था, वाणिज्यिक विभाग, जो कि विनियमित वस्तुओं के बाजार नियंत्रण पर अपनी जो है देखरेख करता था। ठीक है, बाजार को विनियमित करता था, गतिविधियों पर उनकी बाजार की जो गतिविधियां थी उसको विनियमित करता था। वो उसके लिए जो है एक विभाग बनाया था, दीवान ए रियासत। ठीक है दोस्तों, तो आपसे बाजार नियंत्रण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस शासक ने सर्वप्रथम जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली गठित की थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। और किस शासक ने सर्वप्रथम वस्तु के मूल्य निर्धारित किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो केवल दिल्ली पर लागू थी। और बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा विभाग गठित किया था, दीवान ए रियासत। ठीक है, जो कि एक वाणिज्य विभाग था, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बाजार को नियंत्रित करना, व्यवस्था बनाए रखना, बाजार को, ठीक, बाजार की व्यवस्था को बनाए रखना, यानी कि वहाँ की गतिविधियों को विनियमित करता था यह विभाग। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि दीवान ए रियासत नामक वाणिज्य विभाग किसने बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो 3 प्रकार की बाजार प्रणाली इसने जो है 3 भागों में जो बाजार प्रणाली को बांटा था। पहला था बाजार ए गल्ला मंडी, और इसका जो निरीक्षक होता था वो था सेना ए मंडी, जो कि इसके तहत जो है अनाजों का जो देखरेख करता था। और नापतोल का एक अधिकारी बनाया था, जिसके तहत नापतोल
एक मात्रा सीमा होती थी, मतलब नज़र रखा जाता था कि कोई ज़्यादा तो कम तो नहीं दे रहा है। तो इसी के लिए इसने एक जो है अधिकारी नियुक्त किया था, नापतोल का अधिकारी नाजिर, जो कि देखा करता था। ठीक है, और किस प्रकार का बाजार था, ये एक खाद्यान्नों का बाजार था। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बाजार एक गल्ला मंडी अलाउद्दीन खिलजी के समय किस प्रकार का बाजार था, तो वो था खाद्यान्नों का। ठीक है, अनाजों का बाजार। ठीक है, और दूसरा था सहना ए अदल, जो कि एक प्रकार का विनिर्मित वस्तुओं, ठीक है, जहाँ पर जो है कपड़ा तथा विनिर्मित वस्तुओं का बाजार हुआ करता था। और भारत में सबसे पहले जो है सब्सिडी लागू करने वाला जो सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था, पहला सुल्तान। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस लागू करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कभी कभार विनिर्मित वस्तुओं, कभी कभार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली निम्न में से किस शासक ने जो है अपनाई थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम सब्सिडी लागू करने वाला शासक कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है दोस्तों, और बाजार नियंत्रण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने जो है कुछ गुप्तचर भी नियुक्त किए थे, जो कि मुन्ही और बरीद थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है मुन्ही व बरीद क्या थे, तो वो गुप्तचर थे। ठीक है, तो कभी कभार पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है गुप्तचर थे, निम्न में से कौन से गुप्तचर थे। ठीक है, तो वो थे मुन्ही और बरीद। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व नीति की। दोस्तों, राजस्व नीति के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है 50% की दर पर जो है खराज वसूला जाता था, जो कि अनाज व नगद रूप में लिया जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है 50% की दर पर खराज किस रूप में वसूला जाता था, तो वो लिया जाता अनाज और नगद रूप पर। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दीवान ए मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, और जिसका कार्य था राजस्व वसूलने वाले अधिकारी के नाम बकाया राशि की जांच करना। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा दीवान ए मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति, दीवान ए मुस्तखराज विभाग का गठन किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और ये अधिकारी जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता था, राजस्व वसूलने वाले अधिकारी के बकाया राशि की जांच करना। कोई राशि उसने अपने पास तो नहीं रख ली है, इसके लिए जो है इस विभाग का गठन किया गया था। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दीवान ए मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, या विभाग किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, ये वाला काट देना। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, इसने दुधारू पशुओं पर भी कर लगाया था। ठीक है, ठीक है, और इसने साथ ही अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अमीरों के वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी थी। ठीक है, अमीरों के वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी थी, साथ ही अमीरों के उत्सवों पर भी रोक लगा दी थी, और शराब को कर मुक्त कर दिया था। और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। तो आपसे पूछा जाएगा कि शराब से टैक्स सबसे पहले किसने हटाया था, तो वो हटाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। या अमीरों के वैवाहिक संबंधों पर रोक किसने लगा दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और अमीरों के उत्सव पर रोक लगाने वाला पहला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है एक कथन कहा है, मैं वह कार्य करता हूँ जो मेरी प्रजा के लिए हितकर हो, वह इस्लाम के अनुकूल है या नहीं, इसकी परवाह मैं नहीं करता। यह कथन किसने कहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं के लिए कहा है। मैं वह कार्य करता हूँ जो मेरी प्रजा के लिए हितकर हो, वह इस्लाम के अनुकूल है या नहीं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। ये कथन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है। और अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य कला की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली में अलाई दरवाज़ा बनाया है। जमायत खाना मस्जिद जो है ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में ही बनाया है। सीरी का महल अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनाया है। हज़ार खम्भों का महल और हौज खास ये सब जो है दिल्ली में स्थित है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में स्थापत्य कला के अंतर्गत जो है इनका निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है, दिल्ली में, और इसका निर्माण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सीरी का महल कहाँ है, दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी ने। और हज़ार खम्भों का महल कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई है वो हुई 1316 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल, मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुई थी 1316 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बनता है शासक अगला वो बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के 1316 में मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठ जाता है। और यह जो है
नग्न स्त्री पुरुष संगत पसंद थी इसे, ठीक है। नग्न अवस्था में ही जो है दरबार में घूमा करता था, ठीक है। नग्न अवस्था में जो है दरबार में घूमने वाला शासक कौन था, तो वो था मुबारक खिलजी, ठीक है। राज दरबार में स्त्रियों के कपड़े वस्त्र पहनकर जो है जाता था और स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण करी। इसने स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण की, ठीक है। स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, ठीक है। खलीफा की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। या दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर जो है जाने वाला शासक कौन है, मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक। देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित की पॉइंट जो कि एनसीईआरटी पर जो है दिए गए थे, तो मैंने वो ढूंढकर यहाँ पर आप लोगों को आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में जो है कुछ उपाधियों से नवाजा है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने जो है विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जो जैसी पदवी से विभूषित किया है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि निम्न में से किसे जो है जनता की चरवाहा उपाधि से नवाजा गया है या उपाधि किसकी है, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी की। या युग का विजेता किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। या पृथ्वी के शासकों का सुल्तान जैसी उपाधि उपाधि से किसे नवाजा गया है, अलाउद्दीन खिलजी को। विश्व का सुल्तान किसे कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल थे, जिसके अंतर्गत दीवान ए वजारत जो कि एक प्रकार का वित्त विभाग था, ठीक है दोस्तों। और दीवान ए आरी जो कि एक सैन्य विभाग था, ठीक है। और इसका जो गठन किया गया था वो बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और दीवान ए ईसा ये एक प्रकार के शाही पत्रों से संबंधित विभाग था। और दीवान ए रसाल, ठीक है, ये भी विभाग, इन सभी विभाग को हम प्रशासनिक दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक स्वरूप के अंतर्गत देखेंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री को जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में वजीर कहा जाता था और यह दीवान ए वजारत का मुख्य अधिकारी था, ठीक है। इस दीवान ए वजारत का सबसे बड़ा पद था और सुल्तान के बाद जो सबसे बड़ा पद था वो था मुख्यमंत्री का, वजीर का, जिसे जो है उस टाइम पे मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान में हम जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं, और उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में उसे वजीर कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। और दीवान ए आरिज एक सैन्य विभाग था और जो कि सेना की रखरखाव व निरीक्षक करता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रांतीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व में केंद्र तथा प्रदेशों के अंतर्गत जो है 11 प्रांत थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो है प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 11, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो प्रांत थे वो 11 प्रांत, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो 11 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब कर प्रणाली की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आवास कर, चराई कर इस लिए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गृह कर या चराई कर किसने लिया था, किस शासक ने लिया था, लगाया था, तो वो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और गाय व बकरी दुधारू पशु पर भी इसने कर लगाया था, ठीक है। जजिया कर स्त्री, बच्चों और विक्षिप्तों और अपंगों पर नहीं लगाया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जजिया कर जो है किससे नहीं लिया जाता था, तो वो स्त्री, बच्चों और जो अपंग होते थे उनसे जो है जजिया कर नहीं लिया जाता था। खुम्स राज्य का 5वां हिस्सा जो है मिलता था और 4/5 भाग जो है सैनिकों को दिया जाता था, ठीक है। खुम्स जो है लूट का धन होता था। और जक़ात केवल मुसलमानों से लिया जाता था जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर था, और संपत्ति का 40वां भाग जो है जक़ात लिया जाता था। तो ये था हमारा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो है आपका अगला वंश जो आएगा वो आएगा आपका तुगलक वंश, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।